दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा कंसेंट डिक्री के ऊपर। कंसेंट डिक्री आपने सुनी होगी। कंसेंट डिक्री क्या होती है कि कोर्ट में एक व्यक्ति आता है, दावा डालता है कि मैं फला फला ज़मीन के ऊपर मेरा कब्जा है या इसके ऊपर मेरा अधिकार है, और जो जो डिफेंडेंट है मतलब प्रतिवादी है, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी जो है इसके ऊपर मैं इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है और ये ज़मीन का असली मालिक तो मैं हूँ। और फिर वहाँ पे मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद अंत में कंप्रोमाइज़ हो जाता है और फिर जो है ना कोर्ट डिक्री पास कर देता है, कंसेंट डिक्री। दोनों पार्टियां भाई सहमत हैं इस डिक्री के ऊपर। तो कंसेंट डिक्री का ये मामला आया और इस मामले में क्वेश्चन जो उठा वो क्वेश्चन ये था कि क्या कंसेंट डिक्री के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टैंप ड्यूटी उसको कहिए, स्टैंप ड्यूटी, क्या वो लगेगी, क्या वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो केस है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। केस का टाइटल मुकेश वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है और ये सिविल अपील नंबर 14808 ऑफ 2024, सिविल अपील नंबर 14808 ऑफ 2024। तो इस मामले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के ऊपर, सन 2013 का ये मामला है, 2013 के अंदर एक केस डाला कि साहब मैं फला फला जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर मैं पिछले बहुत समय से काबिज हूँ और मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन ये जो ज़मीन है ये मेरा पड़ोसी जो है ये मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं इसको बेच दूंगा, क्योंकि ज़मीन के कागजात जो है ना उसके नाम पे बोलते हैं। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट वन अभय कुमार, तो परमानेंट इंजंक्शन और डिक्लेरेशन का ये सूट डाला कि भाई ये जो है मेरे को डिस्पोजेस करने की धमकी दे रहा है और ये बेचने की भी धमकी दे रहा है। तो सूट चला। सूट दावे के अंदर जो है ना फिर अल्टीमेटली 30/11/2013 को इन दोनों का समझौता हो गया। एक एप्लीकेशन लगी और इस केस को जो है लोक अदालत के सामने ले जाके और उसमें समझौते के आधार पे कोर्ट ने जो है ना ये डिक्री पास कर दी इसके प्लेंटिफ के हक में कि भाई जो है ना ये ज़मीन जो है ये प्लेंटिफ की है और रिस्पोंडेंट जो है इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है और ये सूट डिक्री किया जाता है। नेशनल लोक अदालत के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। उस लोक अदालत के अंदर ये केस खत्म हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो दुरुस्त किया जाए और इस व्यक्ति के नाम पे किया जाए। तो इन साहब ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाके इस कंसेंट डिक्री को पेश किया और वहाँ पे रेवेन्यू एंट्रीज को ठीक करवाने के लिए, मतलब अपने नाम ज़मीन को चढ़वाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी। तो जब एप्लीकेशन दी तहसीलदार के पास तो वहाँ से ये मामला जो है फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने टेकअप कर लिया और उन्होंने ये पाया कि ये एक्चुअली कंसेंट डिक्री नहीं है और इसके अंदर जो है ना इसकी सेल डीड की तरह स्टैंप ड्यूटी लगेगी इसके ऊपर और 6,67,500 रुपये जो है इस व्यक्ति की तरफ निकाल दिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने के लिए स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होगी। तो मामला हाई कोर्ट में गया, चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो ये डॉक्यूमेंट है ये एग्रीमेंट टू सेल नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इनके राइट्स जो है प्री एग्जिस्ट करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग राइट। सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो ये कहती है कि यदि आप किसी व्यक्ति का किसी जमीन में प्री एग्जिस्टिंग राइट है, प्री एग्जिस्टिंग राइट मतलब वो राइट ऑलरेडी पहले से था और वो सिर्फ उसको ठीक करवाने के लिए कोर्ट की अफर्मेशन के लिए कोर्ट में आया था और उसके अंदर जो है ना उसको अफर्मेशन मिल गई, वो ठीक हो गई। तो अब इसमें इस आधार पे स्टैंप ड्यूटी का मामला ये नहीं बनता और यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की जाएगी। तो यहाँ पे अब मतलब सिचुएशन क्या थी कि जो ओनर है, बेसिकली जो प्लेंटिफ था जिसने दावा डाला, वो कह क्या रहा था, इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना होगा। आप इसको
कई बार मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। ऑनर जो है वो कह क्या रहा था, वो ये कह रहा था कि साहब मैं एक ज़मीन का मालिक हूँ। मैं क्या हूँ, मेरे मान लीजिए ये ज़मीन है, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ और मेरा पोजीशन जो है वो वर्षों से, काफ़ी लंबे समय से है और इसको मैं ही बो रहा हूँ, बोता हूँ, मैं ही इस्तेमाल करता हूँ और जो मेरा पड़ोसी है वो मेरा पड़ोसी इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि मैं इसको बेच दूंगा। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, रेवेन्यू एंट्री उसके नाम पे है, जो कि गलत है। असल में तो मालिक कौन है, मैं हूं। तो यहाँ पे उसने सिर्फ रेवेन्यू एंट्रीज को चैलेंज किया, वो मालिक खुद को ही बता रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये मालिक पहले से ही है, पोजीशन इसका सालों से है, जिसको इसने, जो डिफेंडेंट है, इसने भी कॉम्प्रोमाइज जब इनका हुआ लोक अदालत में, एडमिट कर लिया कि ठीक है साहब यही मालिक है जी, मेरे नाम तो गलती से जो है रेवेन्यू एंट्रीज थी। तो ये मामला क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग राइट का, कि इस व्यक्ति का राइट प्री एग्जिस्ट करता था, पहले से ही ये मालिक था। रेवेन्यू एंट्रीज के बारे में ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है कि रेवेन्यू एंट्रीज जो है वो मतलब फाइनल, फुल एंड फाइनल जो है ना, किसी ऑनरशिप की राइट को नहीं दर्शाती हैं। रेवेन्यू एंट्रीज आर मियरली फॉर रेवेन्यू पर्पजेज, नॉट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। तो रेवेन्यू एंट्रीज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है कोर्ट्स के द्वारा। तो इसमें अल्टीमेटली स्टेट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि ये तो साहब इनका कोल्यूजन हो सकता है फीस को बचाने के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब भाई कंसेंट डिक्री जब पास हुई थी, जिसको आप कह रहे हो कि ये इनका कोल्यूजन हो सकता है, उस कंसेंट डिक्री में आप भी पार्टी थे, आपने उस डिक्री को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने अपील भी नहीं की, स्टेट ने कोई अपील फाइल नहीं की कि भाई ये कंसेंट डिक्री है और ये तो कोल्यूजन है। तो जब आपने वहाँ अपील फाइल नहीं करी, अब आप कैसे कह सकते हो ये कोल्यूजन है? तो यहाँ पे जो है ना, लगभग एक व्यक्ति के 6-7 लाख रुपए बच गए, जो स्टैंप ड्यूटी सरकार जो है चिपकाना चाहती थी इसके ऊपर। कोर्ट ने बहुत क्लियर फाइंडिंग दी है इसके अंदर। अगर आपके भी इस तरह के मैटर बहुत सारे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उसके बाद जो है जब वो म्यूटेशन को अपने हक में, मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने हक में करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट की डिक्री के बाद, तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि भाई इसके अंदर तो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सिविल अपील नंबर 14808 ऑफ 2024 है। टाइटल है इसका मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जिन क्लाइंट्स को ज़रूरत है वो इसको, मैं कोशिश करूँगा इसका टाइटल भी जो है नीचे जो रिमार्क्स होते हैं वहाँ पे डाल दूँ। और किसी को चाहिए तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। कुछ हौसला अफजाई के लिए या कुछ क्वेरीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो रही तो मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की बातचीत इतनी ही। थैंक यू।